कुछ कहानियां प्यार से नहीं, जुनून की परछाइयों से शुरू होती है और उस रात हवाओं में जो सिहरन थी, वह किसी तूफान का इशारा कर रही थी, जैसे किस्मत ने पहले ही तय कर लिया हो कि अब दिल नहीं, दिमाग खेल खेलेगा। सोम्या आर्या को किसी भी हद तक पा लेना चाहती थी। उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। मोहब्बत उसके लिए इबादत नहीं रही, बल्कि एक ऐसा अधिकार बन चुकी थी जिसे वह हर हाल में हासिल करना चाहती थी। कभी उसने सोचा था कि अगर हालात उसके खिलाफ गए तो वह उसे नशीली दवाई पिलाकर अपने कब्जे में कर लेगी, ताकि उसकी चेतना, उसका फैसला, उसकी दुनिया, सब कुछ सोम्या के इर्द गिर्द सिमट जाए। उसे यकीन था, एक बार आर्या उसकी गिरफ्त में आ गया तो फिर वह कभी आजाद नहीं हो पाएगा। वह खुद को उसकी तकदीर मान बैठी थी और तकदीर बनने के लिए वह किसी भी हद से गुजर सकती थी, लेकिन कहानी ने उसी मोड़ पर करवट ली जहां उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। अचानक रीवा नाम की एक लड़की की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। वह आई तो जैसे खामोशी से, मगर उसकी मौजूदगी ने सोमिया की हर चाल को धुंधला कर दिया। आर्या, जो किसी को अपने पास भटकने नहीं देता था, उसे रीवा को अपने करीब आने दिया और यही बात सोमिया के दिल में सबसे गहरा जहर बनकर उतर गई। रीवा की आंखों में कोई अनजाना राज था या कोई पुरानी पहचान, ये कोई नहीं जानता था, मगर इतना साफ था कि उसकी मौजूदगी ने आर्या के आसपास की दीवारों में दरार डाल दी थी। सोम्या बस दूर खड़ी हाथ मलती रह गई। उसकी योजनाएं, उसके इरादे, उसकी सोची हुई हर साजिश जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उससे छीन ली हो। और अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था, वह आर्या को कैसे पाएगी, जैसे सोम्या अब तक अपने हाथों में समझती आई थी। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी। साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन अचानक एक वेटर वहां आ गया और पूरा मामला बिगड़ गया। उसके हाथ से ड्रिंक फिसलकर एक आदमी पर गिर गई। देखते ही देखते झगड़ा शुरू हो गया और उसी अफरा तफरी में हमारी नजरों से आर्या और वे लड़की ओझल हो गए। हमने हर जगह तलाश की, हर कोना छान मारा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवा उन्हें अपने साथ उड़ा ले गई हो। उसी समय उस डरावने कमरे में मौत का सन्नाटा सा पसरा हुआ था, जहां दो आदमी घुटनों के बल जमीन पर बैठे डर से कांप रहे थे और टूटती आवाज में अपनी सफाई दे रहे थे। उनका पूरा शरीर पसीने में डूबा हुआ था, लेकिन सामने खड़ी लड़की के चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि वह किसी हाल में उन पर तरस नहीं खाने वाली। लाल आंखें, बिखरे बाल, दूध जैसी गोरी रंगत, जो उस वक्त गुस्से से और भी सुर्ख हो रही थी। महज 21 साल की वह लड़की दुल्हन की पूरी पोशाक में खड़ी थी और उस हाल में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने हाथ में पकड़ा शराब का गिलास जोर से जमीन पर दे मारा। कांच के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। वह दहाड़ते हुए बोली, तुम मेरे पालतू कुत्ते हो। मैंने तुम्हें दिन रात सिर्फ इसी दिन के लिए पाला था कि वक्त जरूरत पड़ने पर तुम मेरी कमजोरी नहीं बनो। कितनी मुश्किलों और होशियारी में मैंने आर्या को नशीली दवा पिलाई थी। आज मुझे पूरा यकीन था कि दुनिया की कोई ताकत उसे मेरा होने से नहीं रोक पाएगी। उसे अपना बनाने के लिए मैंने हर हद पार कर दी। अपना जिस्म तक उसके कदमों में रखने से पीछे नहीं हटी और तुम नालायकों की वजह से मेरे हाथ से निकल गया। उसके शब्दों में छिपा जहर वहां खड़े हर इंसान को काट रहा था। तभी उसने टेबल से गन उठाई और बिना एक पल लगाए उन दोनों पर फायर कर दिया। गोली की आवाज गूंजते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी बलदेव उठकर बेटी के पास आया और बोला, रिलैक्स मेरी जान, आर्या सिर्फ तुम्हारा है, उसे तुमसे कोई छीन ही नहीं सकता। लेकिन सोम्या का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो रोते हुए अपने पिता के सीने से लग गई और बोली, पापा आई लव यू, मेरे प्यारे पापा आई लव यू, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। आप सुन रहे हैं ना, आप कुछ भी करके उसे मेरे पास लेकर आइए, वरना मैं खुद को जान से मार लूंगी। उसी पल एक आदमी अंदर आया और बोला कि पूरा होटल छान मारा गया है, लेकिन आर्या और वह लड़की जिसने उसके भागने में उसकी मदद की, वे कहीं नहीं मिले। लगता है वह होटल छोड़कर जा चुके हैं। बलदेव की आंखों में खून उतर आया। उसने अपने आदमियों को घूरते हुए हुक्म दिया, शहर का कोना कोना छान मारो। आज की रात किसी भी कीमत पर आर्या मुझे चाहिए, चाहे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अगर वह नहीं मिला तो याद रखना, तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। मालिक का हुक्म सुनते ही सारे आदमी सिर हिलाते हुए बाहर की तरफ भागे। उधर सोम्या ने अपने आंसू पोंछे, घड़ी की ओर देखा और बुदबुदाई,
कि आर्या को नशीली दवा दिए आधा घंटा बीत चुका है। अब तक वह पूरी तरह नशे में डूब जाना चाहिए था। उस दवा का इलाज सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक। कहीं ऐसा ना हो कि कोई और उसका फायदा उठा ले या वह किसी और का हो जाए। लेकिन नहीं, वो आर्या है, वह इतनी आसानी से किसी को खुद पर हावी नहीं होने देगा। वह गर्म लोहा है जिसे छूने वाला खुद जलकर राख हो जाता है। फिर उसके मन में वह लड़की कौंध गई। आखिर वह कौन है जिसने आर्या की मदद की? ऐसी कौन सी लड़की है जिसे आर्या ने अपने पास आने की इजाजत दी? सौम्या के चेहरे पर चिंता की गहरी परछाई उतर आई। उसकी आंखों में कई सवाल तैरने लगे। उसने अपने भरोसेमंद आदमी शिवा को बुलाया और कहा, पता करो वह लड़की कौन है जिसने आर्य की मदद की। उसका नाम, उसकी पहचान, उसकी हर एक डिटेल मुझे चाहिए। शिव ने सम्मान से सिर झुकाया और कमरे से बाहर निकल गया। सौम्या गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, कहाँ चले गए हो आर्या? मैं जानती हूँ तुम इतनी आसानी से हाथ आने वाले नहीं हो, लेकिन मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक तुम्हें अपना ना लूं। मेरा बदला, मेरा मकसद तभी पूरा होगा। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। और उसे देखते हुए बलदेव चुपचाप खड़ा रह गया, जो एक इंसान के पीछे अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद होते देख रहा था। कुछ नहीं सुनना चाहती, प्लीज जल्दी से किसी डॉक्टर का इंतजाम करो। उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या तुम्हें उनका तड़प दिखाई नहीं देता? वह बहुत तकलीफ में है, कुछ तो करो। 19 साल की लड़की फोन को कसकर पकड़े हुए कांपती आवाज में बोल रही थी। उसकी घबराहट हर शब्द में साफ झलक रही थी। कमरे की हल्की रोशनी में उसके लंबे चमकते रेशमी बाल चेहरे के एक हिस्से पर आ गिरे थे। नीली आंखें डर और आंसुओं से भरी थी, जिन पर घनी मुड़ी हुई पलकों का पहरा था। गुलाब जैसी गोरी त्वचा, पतली नाक, भरे हुए सुर्ख होठों की मासूम सुंदरता को और गहरा बना रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कोई विदेशी गुड़िया दर्द से जूझ रही हो। फोन के दूसरी तरफ से भारी और संयमित आवाज आई, तुम समझ क्यों नहीं रही हो दीदी? इस वक्त किसी डॉक्टर को होटल के अंदर लाना तुम्हारी और उनकी जान को खतरे में डालने जैसा होगा। बलदेव के आदमी हर जगह फैले हुए हैं, आर्या की तलाश में भटक रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें चकमा दिया है। अगर बलदेव को भनक लग गई तो उसकी बात बीच में ही काटते हुए रीवा लगभग चीख पड़ी थी, तो क्या मैं उन्हें ऐसे ही मरता हुआ छोड़ दूं? तुम तो मेडिकल जानती हो ना, कुछ तो बताओ, कोई तो रास्ता होगा जिससे वो बच सके। कुछ पल की चुप्पी के बाद लड़की हकलाते हुए बोली, दीदी उन्हें बहुत हाई डोज दिया गया है। अगर जल्दी मदद नहीं मिली तो सुबह तक उनकी जान जा सकती है। ये सुनते ही रीवा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसी पल उसके पीछे किसी के गिरने की आवाज आई। उसने घबरा कर पलट कर देखा। एक नौजवान लड़का अपने ही कपड़ों को नोचने की कोशिश करता हुआ लड़खड़ा रहा था। दर्द और बेबसी से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। रीवा ने खुद से पल भर के लिए आंखें बंद की। वह लड़का अब उसी की तरफ बढ़ रहा था और टेबल से टकराकर गिरने ही वाला था कि रीवा ने तेजी से आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। नशे में डूबी आर्या की आंखें पूरी तरह लाल और भीगी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रीवा के चेहरे पर पड़ी, उन आंखों में एक अजीब सा सुकून और उम्मीद चमक उठी। उसका कांपता हुआ शरीर रीवा की बाहों में झुक गया। उसकी सांसें बिखरी हुई थी और आवाज में टूटन थी। वह धीमे से बोला, क्या तुम मेरी मदद करोगी? रीवा, उस एक वाक्य में इतनी मजबूरी, इतना दर्द और इतनी शर्मिंदगी छिपी थी कि रीवा का दिल कसकर भिज गया। वह यही पल था जब आर्या ने अपने घमंड, अपनी ताकत और अपनी जिद से ऊपर उठकर किसी से मदद मांगी थी। वह भी उस लड़की से जिसकी आंखों में उसे पहली बार अपना डर, अपनी कमजोरी और शायद अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद दिखाई दे रही थी। आर्या को नशीली चीजों का हाई डोज दिया गया था, जिसका इलाज सिर्फ फिजिकल नीड से ही हो सकता था, यानी जिस्मानी संबंध। रीवा ने बहुत मुश्किल से उसे तसल्ली देते हुए एक बार फिर कहा, प्लीज खुद पर काबू करने की कोशिश कीजिए। कुछ ही देर में हमारे आदमी मदद को पहुंच जाएंगे। मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा, आप बहुत स्ट्रांग है। आर्या रीवा की आंखों से आंसू टपकने लगे। आर्या अब धीरे धीरे अपने होश खो रहा था। उसका जिस्म आग की भट्टी की तरह जल रहा था। उसने रीवा की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहा, तुम निकल जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। आर्या के शब्दों में अब भी लड़ने की हिम्मत थी, लेकिन उसका जिस्म बगावत कर रहा था। वह पलटकर रीवा से दूर होने लगा। तभी उसके कदम डगमगा गए। वह जैसे ही गिरने को हुआ, रीवा ने पीछे से उसे पकड़ लिया। आर्या का तपता हुआ बदन रीवा साफ महसूस कर सकती थी। आर्या ने खुद को आखिरी हद तक संभालने की जंग शुरू कर रखी थी,
लेकिन उसकी बिगड़ती हालत उसे धोखा दे रही थी। रीवा उसकी हालत देखकर बेहद परेशान थी। वह जानती थी अगर इस वक्त उसकी मदद नहीं की गई तो ये नशीली चीज उसकी जान भी ले सकती है, लेकिन वह मजबूर थी। रीवा ने देखा आर्या का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वह तेज तेज सांसें लेते हुए कभी अपने बाल बुरी तरह से नोचता तो कभी अपने सिर को दाएं बाएं हिलाता था। इतने शानदार इंसान को रीवा ने आज से पहले कभी ऐसा तड़पता नहीं देखा था। वह उसके पास होकर भी खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रही थी, लेकिन उसके पास उसकी जान बचाने का कोई रास्ता भी नहीं था। जो लड़की किसी जानवर के बच्चे को तकलीफ में देखकर मचल जाया करती थी, वह अपनी आंखों के सामने मौत के मुंह में जाते एक इंसान को कैसे देख सकती थी। उसी पल रीवा ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। अपनी जिंदगी को आग में झोंक कर आर्या की जिंदगी बचाने का फैसला किया। वह अच्छी तरह जानती थी कि उस रात के बाद उसकी पूरी जिंदगी न सिर्फ बर्बाद होगी बल्कि हमेशा के लिए बदल जाएगी, लेकिन वह उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। रीवा ने आंसू भरी नजरों से उसके सफेद पड़ते चेहरे को देखा, जो उसे ही मदद की नजरों से देख रहा था, जैसे उसकी आंखों में अब भी उम्मीद बाकी हो। रीवा जोर से आंखें मलते हुए आर्या के सीने से जा लगी। उस वक्त दोनों के दिल इतनी तेज रफ्तार से धड़क रहे थे जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर निकल आएगा। रीवा का कोमल नाजुक मरहम सा बदन, कमल सा नाजुक शीशे जैसा बदन आर्या की मजबूत बाहों में सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था, जैसे आर्या ने जोर से अपने सीने से भींच लिया था, जैसे उसे कोई सुकून मिल गया हो। अगले ही पल आर्या खुद पर कंट्रोल खोते हुए रीवा के चेहरे के एक एक नक्श को किसी प्यासे की तरह चूमने लगा। रीवा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी हालत बेहद खतरनाक होती जा रही थी। वह चाह कर भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। उस नाजुक सी 21 साल की लड़की की तो सांसें ही अटक गई थी। आर्या किसी दीवाने की तरह उसके सुनहरे जिस्म को अपने होठों से चूम रहा था। वह बेहद घबराई हुई थी। वह खुद को बहुत ज्यादा मजबूर महसूस कर रही थी, क्योंकि जो कुछ वो कर रही थी वह कोई आम बात नहीं थी और ना ही उसने आज तक किसी लड़के को अपनी जिंदगी में आने दिया था। और अब जब कोई लड़का आया भी था तो वह इस हालत में था जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। उसकी दुनिया बर्बाद होने वाली थी और वह उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि उसे ये सब करना जरूरी था, नहीं तो आर्या की जान जा सकती थी। उसने खुद को पूरी तरह आर्या के हवाले सौंप दिया था। वह इतनी तेज कांप रही थी कि आर्या उसके ऊपर पूरा घटा बनकर छा गया था और उसे पूरी तरह छलनी छलनी कर चुका था। उनके कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। आर्या उसमें पूरी तरह समा गया था। करीब 4 घंटे के बाद उसके जज्बात कहीं थमे थे। आर्या की रगों में फैला जहर अब कम हो रहा था। जब उसने रीवा को अपनी दीवानगी, जुनूनी पागलपन से आजाद किया, जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था, तो वह बहुत सुकून से रीवा की गर्दन पर अपना सिर रखे सो रहा था, जैसे पहली बार उसे इतनी प्यारी नींद मिली हो। लेकिन रीवा की नींद तो गायब हो चुकी थी। उसकी आती जाती गर्म सांसें और जिस्म का भार उस पर था। रीवा का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। रीवा ने एक नजर खुद पर डाली। उसके मुलायम जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा बाकी नहीं बचा था जो आर्या के जुनून और मोहब्बत की गवाही ना देता हो। जगह जगह पड़े नील निशान आर्या की दहकती नसों को बयां कर रहे थे। दर्द की एक तेज लहर उसके पूरे जिस्म में फैल गई जब वो धीरे से उसे खुद से दूर करती हुई उठी और अपने कपड़े पहनकर बाथरूम की तरफ चल दी। काफी देर गर्म पानी का शावर लेने के बाद भी उसका गम और तकलीफ कम न हुई, तो वापस आकर वह उसके बराबर में ही आंखें बंद करके लेट गई। उसकी आंखों से आंसू फिर से गिरने लगे। शायद अब सारी जिंदगी ये आंसू ही उसकी किस्मत में लिख दिए गए थे। कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अब सब किस्मत के भरोसे था। कल सुबह क्या होने वाला था, आर्या क्या करेगा जब खुद उस हालत में देखेगा, और अब रीवा उसे क्या जवाब देगी, कैसे उसे समझाएगी, ये तो वक्त ही जानता है। या लंदन में अगली सुबह जब सूरज की तेज किरणें आर्या के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें धीरे से खुली। सिर में दर्द की एक टीस उठ रही थी। उसने खुद पर एक नजर डाली तो उसकी सांसें थम सी गई। आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसकी पूरी दुनिया जैसे घूमती हुई नजर आई। वह सुन बैठा रहा। तभी उसकी नजर अपने साथ सोई रीवा पर गई। उसका मासूम चेहरा, जो हर पल किसी खिलते गुलाब की तरह लगता था, आज बिल्कुल मुरझा सा गया था। उसकी गर्दन, नाजुक जिस्म और होठों पर पड़े नील निशान रात की कहानी बयां कर रहे थे। उसी पल रीवा की आंख भी खुल गई। वह जल्दी से आर्या को देखकर घबराकर उठकर बैठी। आप ठीक हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन आर्या की गहरी चुप्पी ने उसका दिल धड़का दिया। आर्या रीवा के जिस्म पर पड़े उन निशानों को साफ तौर पर देख सकता था। उसने अपने होंठ बीच लिए।
कमरे की बिखरी हालत खास तौर पर रीवा को देखकर वह सब कुछ समझ गया और जैसे उसके पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। कल रात का एक एक मंजर उसे याद आने लगा। वहीं उसे इस तरह खामोश देखकर रीवा को भी घबराहट होने लगी। वह जानती थी सामने बैठा इंसान कोई मामूली इंसान नहीं था। वह 25 साल का था, लेकिन उसकी पहचान इतनी बड़ी थी कि उसका नाम ही दहशत पैदा करने के लिए काफी था। वह एक बड़ा बिजनेसमैन था, अंडरवर्ल्ड से उसके रिश्ते थे और छोटी सी उम्र में उसने आधी दुनिया को अपने कदमों में झुका लिया था। कई बड़ी कंपनियों का वह अकेला मालिक था। मिलियन डॉलर की संपत्ति उसके पास थी और वह उसकी एक एक चाल बाजार से लेकर सियासत तक असर डाल देती थी। उसी इंसान के सामने खड़ी रीवा की सांसें भारी हो रही थी। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कांपती आवाज में कहा, प्लीज मुझे गलत मत समझिए। ये सब मैंने आपकी जान बचाने के लिए किया। मेरे पास कोई और रास्ता बचा नहीं था। आप ही ने मुझसे मदद मांगी थी। उसकी आंखों में डर के साथ साथ दर्द भी था, लेकिन सामने बैठे आर्य गंभीर और सख्त चुप्पी ने उसके शब्दों को जैसे हवा में ही रोक दिया। तभी आर्या की भारी ठंडी और कठोर आवाज गूंजी। उस आवाज में गुस्सा भी था और कहीं न कहीं टूटा हुआ दर्द भी छिपा था। रीवा ने उसकी सुर्ख होती आंखों की तरफ देखा और उसकी सारी हिम्मत जैसे वहीं बिखर गई। उस आवाज के सामने किसी के पास कुछ कहने की ताकत नहीं बची थी। उसने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया, चुपचाप अपना फोन उठाया और कमरे से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी आर्या की एक और कड़कती आवाज ने उसे रोक लिया। सौम्या और बालदेव का पता करो, मुझे उनकी लोकेशन चाहिए। रीवा ने धीरे से सिर झुकाया और बिना पलटे कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही आर्या जोर से तकिए पर हाथ पटकते हुए बैठ गया और उसकी आंखों के सामने बीती रात व दर्द भरी तस्वीरें घूमने लगी, जिसमें मजबूरी, आग और टूटन के सिवा कुछ नहीं था। दूसरी तरफ सौम्या और बालदेव अपने गुस्से की आग में जल रहे थे। उनका पूरा प्लान बिखर चुका था और वह सब एक छोटी सी लड़की की वजह से हुआ था, जिसका नाम रीवा था। सौम्या गुस्से से चिल्लाई, क्या वो लड़की 19 साल की है और क्या वही आर्या की राइट हैंड है जो उसके हर काम की जानकारी रखती है और हर चीज संभाल लेती है? लेकिन उसे ये सब पता कैसे चला कि आर्या होटल में है और उसे नशीली चीज दी गई है, और वह ठीक वक्त पर वहां पहुंची कैसे? शक और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। किसी ने झुकते हुए सिर के साथ जवाब दिया कि शायद आर्या के दादाजी को खतरे का अंदेशा हो गया था और उन्होंने ही उस लड़की को वहां पहुंचने को कहा होगा। लेकिन ये जवाब बालदेव को संतुष्ट नहीं कर पाया। उसने सोचा अगर चाहे तो वो आर्या की ट्रेन की हुई फोर्स भी भेज सकते थे। तभी शिव ने आगे बढ़कर कहा, सौम्या के हुक्म पर जानकारी मिली है कि वे लड़की हिंदुस्तान से आई है। वह आर्य के दादा जय सिंह के दोस्त और बिजनेस पार्टनर की पोती है। 10वीं पास करने के बाद से वह आर्या की पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर उसके साथ काम कर रही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनते ही सौम्या ने गुस्से से अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए और पागलपन भरी आवाज में बोली, पापा मुझे आर्या चाहिए, कुछ भी कर लो प्लीज। उसकी हालत देखकर बालदेव का दिल भी कांप उठा, लेकिन बेटी की जिद पूरी करने के लिए वह हर हद पार करने को तैयार बैठा था। तभी उसका फोन बजा और स्क्रीन पर आर्या का नाम चमक उठा। उसने जल्दी से फोन कान पर लगाया ही था कि बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी, जिससे पूरा कमरा हिल गया। फोन पर आर्या की ठंडी, सर्द और खतरनाक आवाज सुनाई दी, ये उस कारनामे का रिटर्न गिफ्ट है जो कल रात तुम्हारी बेटी ने सर अंजाम दिया था, और ये तो बस शुरुआत है। जरा टीवी खोल कर देखो। आर्या की आवाज सुनकर बालदेव के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने शिव को इशारा किया और टीवी ऑन होते ही जो दिखा उसे देखकर न सिर्फ बलदेव बल्कि सौम्या और शिव के भी होश उड़ गए। उसकी सबसे बड़ी गैर कानूनी फैक्ट्री आग की लपेट में जलकर राख हो चुकी थी। बलदेव गुस्से से आग बबूला हो गया। तभी एक और खबर आई कि उसकी 2 और फैक्ट्रियों में भी आग लगा दी गई है। बालदेव चीख पड़ा, लेकिन फोन पर आर्य की आवाज फिर गूंजी, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि मुझसे दूर रहो, लेकिन तुम लोगों ने मुझे गंभीरता से नहीं लिया। अब हर कदम सोच समझकर उठाना, वरना तुम्हारी ये छोटी सी दुनिया में अपनी उंगलियों से मसल कर रख दूंगा। आर्या की आखिरी वार्निंग सुनकर बलदेव के हाथ गुस्से से कांप रहे थे, जबकि दूसरी तरफ आर्या पूरी तरह शांत और रिलैक्स था, जैसे उसने अभी अभी अपने दर्द का हिसाब बराबर कर लिया। लेकिन उसकी आंखों में भीतर उठता तूफान साफ नजर आ रहा था। आर्या ने फोन बंद करके एक तरफ रखा और सामने देखा, जहां रीवा और हीरा खड़ी थी। वे दोनों बहनें थी। हीरा मेडिकल की छात्रा थी। आर्या की आवाज में दहशत थी जब उसने पूछा, तुम दोनों में से किसने मेरे दादा को कुछ बताया है क्या?
उसकी आवाज सुनते ही हीरा का गला सूख गया। वे कांपती हुई आगे आई और जल्दी जल्दी बोली, नहीं नहीं, हमने दादा को कुछ भी नहीं बताया। मैंने वक्त पर चालाकी से शिव के आदमियों के पीछे अपने आदमी लगा दिए थे, इसलिए वे लोग वहां से भाग गए। अभी सिर्फ हम तीन और कुछ भरोसेमंद लोग ही ये बात जानते हैं। रीवा एकदम शांत और गंभीर चुपचाप खड़ी रही। आर्या ने सर्द लहजे में कहा, ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। बालदेव के जिन आदमियों को उसकी भनक लगी है, उन्हें खत्म कर दो। हीरा ने घबराकर कहा, लेकिन अगर फिर भी उन्हें पता चल गया तो? उसी पल रीवा की बहुत हल्की सी आवाज निकली, तो? आर्या की आंखें पल में लाल हो गई। उसकी आवाज पत्थर जैसी सख्त थी। तो फिर तुम्हें उसकी गोली से कोई नहीं बचा सकता। उसकी बेरुखी देखकर दोनों बहनों की आंखें हैरानी से फैल गई। रीवा ने हिम्मत करके कहा, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे तो एक अनजान नंबर से फोन आया था कि आप मुश्किल में हैं। ये सुनते ही मैं भागती चली आई और फिर आप ही ने मुझसे मदद मांगी थी। वह अभी पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि आर्या की ठंडी नजरों ने उसकी जुबान जैसे थाम ली। उसकी रूह तक कांप उठी। आर्या ने कहा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो होगा मेरी शर्तों पर होगा। तुम दोनों जा सकती हो। उसकी दहाड़ती आवाज सुनकर दोनों पलटी और कमरे से बाहर चली गई। बाहर आते ही रीवा गुस्से से दांत पीसते बोली, अजीब इंसान है, इतना कुछ होने के बाद भी कोई परवाह नहीं। उसकी जान बचाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, और वह ऐसे देखता है जैसे मैं गुनहगार हूँ, ऐसा घूरता है जैसे कच्चा खा जाएगा। हीरा ने उसे शांत करते हुए कहा, रिलैक्स दीदी, तुम उसे 3 साल से जानती हो। वो इंसान नहीं, चलता फिरता खूनी दरिंदा है, ना हंसता है ना बोलता है, इशारों में आदमी की खाल उधेड़ देता है। उससे अच्छी उम्मीद रखना बेवकूफी है। फिर हीरा की आवाज भर आई, दीदी अब आगे क्या होगा? उससे कौन शादी करेगा? आपने तो अपनी जिंदगी उसकी जान बचाने में दांव पर लगा दी। दादा को हम क्या जवाब देंगे? ये सुनकर रीवा का दिल बोझिल हो गया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं वापस हिंदुस्तान चली जाऊंगी। वहां जाकर किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी और कोई छोटी मोटी सी नौकरी भी कर लूंगी। तुम दादा से कुछ मत कहना, बस अपनी पढ़ाई जारी रखना, नहीं तो यह आर्या नाम की आफत हमारी जिंदगी और मुश्किल कर देगी। हीरा ने जल्दी से सिर हिला दिया। रीवा ने आगे कहा, मैं अपना सारा काम जल्दी खत्म करके यहाँ से चली जाऊंगी, इन सब से बहुत दूर। हीरा ने डरते हुए कहा, दीदी ध्यान रखना, आर्या को इसकी भनक भी ना लगे, वरना वह आपका किस्सा खत्म करने में देर नहीं लगाएगा। रीवा सिर हिलाकर वहां से चली गई। वो 2 महीने पहले ही तो आई थी, लेकिन उस हादसे और दूसरी परेशानियों के कारण आर्या इतना व्यस्त रहा, उसका दोबारा सामना रीवा से हो ही नहीं पाया। उधर रीवा उसकी गैर मौजूदगी में तेजी से अपने सारे काम निपटाने लगी। आखिर एक दिन गंगाधर ने परेशान होकर पूछा, तुम अचानक हिंदुस्तान जाने की जिद क्यों कर रही हो? रीवा ने झुंझलाकर कहा, दादा मैंने पहले ही कहा था, मुझे इस जॉब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अमेरिका सिर्फ आपकी जिद की वजह से आई थी। आपने कहा था यहाँ मेरा अच्छा करियर होगा। फिर आर्या की कंपनी में हमारे जो 10% शेयर हैं, उनके कारण मुझे उसके साथ काम करना पड़ा। लेकिन मुझे नहीं पता था आर्या नाम की आफत मेरे गले की हड्डी बन जाएगी। पहले उसकी एम्प्लॉय, फिर असिस्टेंट, और अब उसकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम भी मुझे ही सॉल्व करनी पड़ती है। वह खाना क्यों नहीं खा रहा, फोन क्यों नहीं उठा रहा, यहाँ तक कि उसके कपड़े तक मुझे सिलेक्ट करने पड़ते हैं। क्या मैं उसकी नौकर हूँ? वह गुस्से से बोलती चली गई, बस बहुत हुआ, अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपना खुद का कैरियर बनाऊंगी, इसलिए ये नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। बाकी बात घर आकर करूंगी। इतना कहकर उसने फोन रख दिया और गुस्से में काम समेटने लगी। उधर उसी वक्त आर्या तेज कदमों से ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। उसके अचानक आने से सब अलर्ट हो गए और काम में जुट गए। अंदर आते ही उसकी नजरें बेचैन होकर किसी को ढूंढने लगी, जिसे पिछले 3 महीनों से उसने नहीं देखा। तभी वह सीधा उसके ऑफिस में चला आया, लेकिन ऑफिस में रीवा कहीं नजर नहीं आई। वह उसे आवाज देने ही वाला था, तभी वॉशरूम से आती अजीब सी आवाज ने उसके कदम वहीं रोक दिए। आर्या तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ा, जहां रीवा वॉश बेसन में झुकी उल्टियां कर रही थी। ये दृश्य देखते ही आर्या का दिल एक पल को जोर से धड़क उठा। वह डर गया, फिर बिना एक पल लगाए आगे बढ़ा और पीछे से उसके नाजुक से जिस्म को थाम लिया। उसकी उंगलियों को छूते ही उसे एहसास हुआ कि रीवा कितनी ठंडी और थकी हुई लग रही थी, जैसे पल भर में ही उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। आर्या ने उसे धीरे से सहारा दिया, कुर्सी पर बिठाते हुए फिक्र भरी आवाज में बोला, रीवा क्या हुआ, तुम ठीक हो? ये चिंता उसकी आवाज में साफ झलक रही थी, जो उसके सख्त मिजाज से बिल्कुल अलग थी। मैं ठीक हूँ, रीवा ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में कमजोरी छिपी नहीं रह सकी।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे। आर्या खड़ा होता हुआ बोला। ये सुनते ही रीवा एक पल को गड़बड़ा गई। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, उसने हल्के गुस्से में कहा और उसका हाथ झटक कर उठने की कोशिश की। लेकिन आर्या किसी और की सुनने के मूड में नहीं था। वह कुछ और कहता उससे पहले ही रीवा को तेज चक्कर आया और वह गिरने ही वाली थी कि आर्या की मजबूत बाहों में कैद हो गई। आर्या ने उसे किसी कीमती जौहर की तरह संभाल लिया। अब किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वह उसे गोद में उठाकर सीधे हॉस्पिटल की ओर भागा। पूरे रास्ते उसकी नजरें रीवा के सफेद पड़ते खूबसूरत चेहरे पर टिकी रही। उसके दिल में डर था, अगर वही हुआ जिसका उसे शक था। वह तो सिर्फ 20 साल की थी, इतनी कम उम्र में ये सब कैसे झेलेगी। आज से पहले आर्या ने उसके चेहरे पर इतनी मायूसी और थकान कभी नहीं देखी थी। उसके दिल में एक गहरी गिल्टी उभर आई। इस सब का जिम्मेदार वही था। दादा अंकल को वो क्या जवाब देगा। उसे तो उसकी ढाल बनने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसने उस मासूम को अपनी काली दुनिया में खींच लिया था। उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। वह इस हद तक गिर गया था कि उसे खुद से नफरत होने लगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर अंदर रीवा का चेकअप कर रही थी और बाहर आर्या की हालत ऐसी थी जैसे उसकी जान सूखती जा रही हो। कुछ देर के बाद डॉक्टर केबिन से बाहर आई। आर्या को एक नजर देखा और कुर्सी पर बैठ गई। रीवा भी धीमे कदमों से चलते हुए बाहर आई। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। आर्या की नजर कभी रीवा पर जाती, कभी डॉक्टर पर। तभी डॉक्टर की गंभीर आवाज गूंजी, ये प्रेग्नेंट है। इस बच्चे का पिता कौन है। डॉक्टर की बात सुनते ही आर्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिसका उसे डर था वही सच साबित हो गया था। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि बड़े बड़ों के सामने शेर की तरह दहाड़ने वाला आर्या चुप बैठा था। डॉक्टर को पूरी कहानी समझने में एक पल भी नहीं लगा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। क्या आप इस बच्चे के पिता हैं। फिर वह नाराजगी में बोलती चली गई। मैं समझ सकती हूँ कि छोटी उम्र में मोहब्बत के साथ गलती हो जाती है, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी से पहले थोड़ी सावधानी तो बरतनी चाहिए थी। वह सिर्फ 20 साल की है। डॉक्टर आर्या की हैसियत और नाम से अनजान थी, इसलिए उसकी आवाज में गुस्सा ज्यादा था। रीवा सांस रोके कभी डॉक्टर को देखती रही, कभी आर्या को। उसे अपनी हालत से ज्यादा अब डॉक्टर की जान का खतरा लग रहा था। डॉक्टर ने थकी हुई नजरों से दोनों को देखा और बोली, रीवा 3 महीने की प्रेग्नेंट है और अब ये प्रेगनेंसी खत्म नहीं की जा सकती। इतनी छोटी उम्र में ऑपरेशन उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है। ये सुनते ही आर्या का खून उबल उठा। उसे ऑपरेशन शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो भी था वह उसका खून था, उसका बच्चा था। वह कुछ भी हो सकता था, लेकिन अपने बच्चे का कातिल नहीं बन सकता था। वही रीवा की आंखों में नमी छा गई। उस नन्ही सी जान की क्या गलती थी। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। वह कांपती आवाज में बोली, बच्चा मेरा है, मैं उसे लेकर दूर चली जाऊंगी। गलती मेरी थी, सजा बच्चे को क्यों मिले। मैं अपने बच्चे को खुद संभाल लूंगी। रीवा की दर्द भरी आवाज सुनकर आर्या उसे घूरने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया। तुम्हारा बच्चा। उसकी आवाज भारी हो गई। वो मेरा भी खून है। मैं उसका बाप हूँ। अगर इस बच्चे पर आंच भी आई तो मैं पूरी दुनिया को जला दूंगा। उसकी दहाड़ सुनकर डॉक्टर भी एक पल को सहम गई। रीवा फटी फटी आंखों से उसे देखती रह गई। तो आप क्या करना चाहते हैं। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। क्या आप मुझसे मेरा बच्चा छीन लेंगे। आर्या ने गहरी सांस ली और थोड़ी नरमी से बोला, ये बच्चा हम दोनों का है। जैसे मोहब्बत और रिश्ते साझा होते हैं, वैसे ही जिम्मेदारी भी। मैंने बहुत कठिन जिंदगी देखी है, लेकिन अपने बच्चे को वो सब नहीं देखने दूंगा। उसे हम दोनों का प्यार मिलेगा। फिर उसने फैसला सुनाते हुए कहा, मैं आज ही तुम्हारे दादा अंकल और अपने नाना से बात करूंगा। हम कोर्ट मैरिज चलेंगे। आगे जो होगा देखा जाएगा। उसने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। आर्या के इस अचानक सवाल पर रीवा का दिल जोर से धड़क उठा। उसका दिल टूट सा गया था। अपनी फिजूल की सोच पर वह झुंझलाकर सिर झटक देती है और नजरें झुकाकर आने वाले हालात के बारे में सोचकर भीतर ही भीतर कांप उठती है। क्योंकि जयसिंह से निपटना आसान नहीं था। वे अब लंदन के सबसे ताकतवर और खतरनाक लोगों में गिने जाते थे। भारतीय होकर भी उनकी पहुंच और दहशत दोनों ही बेमिसाल थी। लेकिन अब कुछ बदला नहीं जा सकता था। उन दोनों को इस सच का सामना करना ही था। अस्पताल से निकलते ही जैसे ही वो आर्य हाउस पहुंचे, वहां पहले से सारे कागज तैयार रखे हुए थे। आर्या ने एक नजर उस पेपर्स पर डाली और फिर धीरे से रीवा की तरफ बढ़ा। आंखों के इशारे से उसे साइन करने को कहा। रीवा के हाथ कांप रहे थे। उंगलियां जैसे साथ छोड़ रही थी। एक चुप आंसू पलकों की बांध तोड़कर कागज पर गिर पड़ा और उसी पल उसके भीतर दबे न जाने कितने सपने, कितनी उम्मीदें, कितने एहसास उस स्याही के नीचे दफन होकर दम तोड़ गए थे।
रीवा जानती थी ये शादी किसी प्यार का नाम नहीं थी। ये सिर्फ एक दिखावा था, एक मजबूरी भरा समझौता। शादी नाम की उस कैद में उसकी सारी खुशियों का गला घोंट दिया जाएगा। फिर भी उसने कांपते हाथों से साइन कर दिया। आर्या ने कागज उसके हाथ से लिए और खुद भी बेपरवाह से साइन कर दिए। फिर उन्हें एक आदमी को थमाते हुए सख्त आवाज में कहा, ये शादी आज ही रजिस्टर हो जानी चाहिए। आदमी सिर हिलाकर चला गया। तभी बाहर कई गाड़ियों की रुकने की आवाज आई और उस आवाज ने रीवा के दिल की धड़कन को जैसे रोक ही दिया था। आर्या ने गहरी सांस ली और अगले ही पल भारी रौबदार आवाज के साथ एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। वह कोई और नहीं बल्कि जयसिंह थे, लंदन के बड़े बिजनेसमैन और खुफिया गैंग के मालिक। उनके साथ उन्हीं के उम्र का एक और व्यक्ति था, गंगाधर साहब। जय सिंह का दबंग व्यक्तित्व तो ऐसा था, उनके सामने खड़े होकर सांस लेना भी किसी को मुश्किल लगता था। वह सीधे चलते हुए आए और सोफे पर बैठ गए। वहीं अपने दादा को देखकर रीवा की सांस अटक सी गई थी। कमरे में खामोशी पसरी हुई थी। अचानक आर्या की निडर और बेखौफ आवाज गूंजी, मैं बाप बनने वाला हूँ। ये सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी जम गई। रीवा मन ही मन भगवान का नाम जाप करने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था आर्या इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह देगा। ये जयसिंह की आंखें पल भर में गुस्से से लाल हो गई। उनकी आवाज गरजी, कौन है वह लड़की और किसकी कोख से तुम अपनी नस्ल आगे बढ़ाने चले हो? आर्या अब भी शांत था। उसकी आवाज में अजीब सा ठहराव और भरोसा था। उसने बिना हिचकिचाए रीवा का नाम लिया और उसी पल जयसिंह और गंगाधर दोनों को जैसे जोर का करंट सा लगा। उनकी नजरें हैरानी से रीवा पर टिक गई। अगले ही पल जयसिंह का गुस्सा फूट पड़ा। उनकी कड़कती आवाज पूरे महल में गूंज उठी, तुम एक मामूली सी लड़की, मेरे ही घर में काम करते हुए मेरे पोते पर डोरे डालने की हिम्मत की? ये सिला दिया तुमने मेरे भरोसे और विश्वास का। उनके शब्दों में नफरत और गुस्से की आग दहक रही थी। गंगाधर, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुमने इसे अपनी फैमिली का हिस्सा समझा। लेकिन फिक्र मत करो, हम अपनी गलतियां सुधारना भी जानते हैं। इतना कहते ही उन्होंने अपनी गन निकाल ली। उसी पल हीरा भागती हुई अंदर आई। बहन को इस हाल में देखकर उसका दिल कांप उठा। गंगाधर, हीरा और रीवा तीनों पत्थर की मूरत बने जयसिंह को देखते रह गए, जिनकी बंदूक अब रीवा पर तनी हुई थी। ट्रिगर दबने ही वाला था कि आर्या झपट कर रीवा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ जैसे ढाल बन गए थे। आर्या को बीच में आता देखकर जय सिंह और भड़क उठे। हटो बीच से आर्या, इस लड़की ने मेरा भरोसा तोड़ा है। ये तुम्हें कमजोर बनाकर दुश्मनों के हाथे तुम्हें तोड़ना चाहती है। मैंने इसे तुम्हारा राइट हैंड बनाया, तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी, लेकिन इसने खुद को इस घर का मालिक समझ लिया। रीवा की आंखों से चुपचाप आंसू बहते रहे। अपने ऊपर लगे हर इल्जाम को वह खामोशी से सुनती रही। गंगाधर भी कांपते कदमों से आगे बढ़े और भर्राई आवाज में बोले, सर, मैं अपनी पोती की तरफ से माफी मांगता हूँ। भगवान के लिए उसकी जान छोड़ दीजिए, मैं उसे यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगा। जय सिंह ने पलटकर गुस्से से उन्हें देखा। गंगाधर, 30 साल की दोस्ती है हमारी, उसी भरोसे पर मैंने तुम्हारी बात मान ली थी, जिसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। लेकिन इस लड़की ने मेरे साथ तुम्हें भी धोखा दिया है। तुमने इसे माँ बाप बनकर पाला, लेकिन इस खुदगर्ज ने तुम्हारी इज्जत का भी लिहाज नहीं रखा। जय सिंह के शब्द गंगाधर के चेहरे से दर्द बनकर टपकने लगे। मैं तुम्हारी दोस्ती की कसम खाता हूँ, तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस गलती के लिए मैं इसे माफ नहीं करूंगा। उनकी नफरत भरी आवाज ने रीवा को अंदर तक तोड़ दिया। उसका दिल जैसे चुपचाप रोते रोते बिखर चुका था। वह जान चुकी थी कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। बहुत जोर से एहसास हुआ कि वह इस घर का कभी हिस्सा नहीं बन सकती थी। वह सिर्फ एक नौकर थी, बस यही उसकी औकात थी, यही उसकी पहचान, यही उसकी हद। और इसी एहसास ने उसके दिल को बेरहमी से तोड़ दिया था। तभी उसके कानों में आर्या की मीठी तसल्ली से भरी आवाज पड़ी और जैसे उसकी पूरी दुनिया एक पल में थम गई। मैं रीवा से मोहब्बत करता हूँ, इसमें रीवा की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। रीवा ने झटके से सिर उठाया और आर्या को हैरानी से घूरने लगी। उसकी आंखों में सवाल थे, डर था, उलझन थी, जबकि आर्या बर्फ जैसी ठंडक और आग जैसी शक्ति लिए जय सिंह को देख रहा था। जय सिंह कुछ पल के लिए थम गए, फिर उनकी भारी और दहशत भरी आवाज गूंजी, आर्या, तुम इस सब में मत पड़ो। तुम अभी सिर्फ 26 साल की हो, तुम्हें अभी बहुत कुछ हासिल करना है। इस लड़की और इस बच्चे के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जय सिंह की बातों का आर्या पर कोई असर नहीं दिखा।
वह मजबूत और स्थिर आवाज में बोला, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। आप जानते हैं मेरी जिंदगी का एक मकसद है और उस मकसद के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इसके बाद आर्या ने वह सारी सच्चाई उनके सामने रख दी, कैसे बालदेव और सौम्या ने उसे नशीली चीज दी थी और कैसे रीवा उसकी जान बचाने के लिए अपनी इज्जत और अपने कुंवारेपन तक की परवाह न की थी। आर्या की बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा पत्थर सा हो गया। इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। जयसिंह टूटे हुए इंसान की तरह सोफे पर ढह गए। आर्या ने आगे कहा, मैं जानता हूँ आज नहीं तो कल आपको ही मेरी नस्ल आगे बढ़ाने की चिंता सताएगी। आपको वारिस चाहिए होगा तो फिर अब क्यों नहीं। इसलिए मैंने रीवा से कोर्ट मैरिज कर ली है। आर्या की बात सुनकर जयसिंह समेत सबके होश उड़ गए। एक के बाद एक सच पहाड़ की तरह सबके सिर पर टूट रहे थे। तभी आर्या ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, आपने मुझसे वादा किया था कि मेरी पर्सनल लाइफ में कभी दखल अंदाजी नहीं देंगे। जयसिंह को वो पुरानी शर्त याद आ गई जब उन्होंने आर्या से कहा था नाम और साम्राज्य को ऊंचाई तक ले जाने के लिए वह अपनी निजी जिंदगी से दूरी बनाए रखेगा। उधर रीवा की नजरें अब भी आर्या पर टिकी हुई थी। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। आखिर आर्या ने दादा से झूठ क्यों बोला। वह ये भी तो कह सकता था ये सब मजबूरी में हुआ है। फिर मोहब्बत कहने की जरूरत क्यों पड़ी। इन सवालों का जवाब उसे तभी मिला जब जय सिंह ने अगला सवाल किया, आर्या मैंने तुम्हारे लिए बड़े घरों और अच्छे परिवारों की लड़कियों के रिश्ते देख रखे थे। क्या तुम सच में रीवा से मोहब्बत करते हो। मुझसे झूठ मत कहना। हम इस बच्चे को जन्म के बाद किसी बड़े परिवार की लड़की से तुम्हारी शादी करा देंगे और बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी उसे सौंप देंगे। ये सुनकर रीवा ने गहरी सांस ली। अब वो समझ गई थी यही वजह थी झूठ बोलने की। तभी आर्या ने बिना एक पल सोचे कहा, नहीं दादाजी, मैं सच में रीवा से मोहब्बत करता हूँ। उसकी जगह मेरी जिंदगी में कोई और नहीं ले सकता। ना मेरे बच्चे की जिंदगी में कोई दूसरी माँ आएगी। लेकिन अगर भविष्य में रीवा ने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो उसी पल उसके सीने में सारी गोलियां उतार दूंगा। आर्या के इस दो टूक फैसले से रीवा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। वह दर्द और गुस्से में बोली, मुझे डराने या धमकी देने की क्या जरूरत थी। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ। जयसिंह गंभीरता से सिर हिलाते हुए खड़े हो गए। ठंडी सांस लेते हुए बोले, ठीक है, हम खुशी से रीवा को अपनी फैमिली की बहू के रूप में स्वीकार करते हैं और तुम दोनों की ग्रैंड वेडिंग होगी। सारे इंतजाम किए जाएंगे और उसी हफ्ते दोबारा शादी होगी। ये कहकर जयसिंह मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और आर्य को सीने से लगा लिया। वहीं हीरा गंगाधर भी जल्दी से रीवा के पास आकर उसे गले से लगा लेते हैं। जयसिंह पलटकर सख्त लेकिन अपनत्व भरे लहजे में बोले, एक बात याद रखना आर्या, मैं रीवा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। उसकी आंखों में तुम्हारी वजह से कभी आंसू आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें उसका ख्याल पहले से भी ज्यादा रखना होगा और उसका राजदार जिम्मेदार पति भी बनना होगा। उनकी बात सुनकर सबने सुकून की सांस ली। लेकिन घर लौटने के बाद रीवा के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी साफ झलक रही थी। वह खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, मेरी बच्ची, एक सच है जो तुम नहीं जानती। जय सिंह ने शांत आवाज में कहा, उसे रात में फोन करने वाला कोई और नहीं, मैं था। ये सुनते ही हीरा जहां की तहां खड़ी रह गई। वहीं रीवा के सर पर जैसे बिजली गिर पड़ी। क्या वो आप थे। इसका मतलब आपने मुझे वहां भेजा। आप पहले से सब जानते थे। रीवा की आवाज कांपती हुई लगभग सिसकियों में बदल चुकी थी। हाँ मेरी बच्ची। दादा जयसिंह की आवाज में अजीब सा ठहराव और दर्द घुला हुआ था, क्योंकि उस वक्त बालदेव और उसकी बेटी के फसाद से आर्य को बचाना बहुत जरूरी था। तुम नहीं जानती, आर्या इतनी कम उम्र में इतना ताकतवर और इतनी दौलत का मालिक यूं ही नहीं बना। क्या तुमने कभी मुझे उसके माता पिता के बारे में बात करते सुना है। नहीं, क्योंकि वह मुस्कुराता नहीं, वह हंसता नहीं, वह खुद से ही लड़ता रहता है। दादा की बातों ने रीवा की सोच को फिर से उलझा दिया। आर्या की माँ एक बहुत बड़े डॉन की बेटी थी, जिन्हें आर्य के पिता घनश्याम के परिवार ने कभी स्वीकार न किया। लेकिन घनश्याम उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। पूरे परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने जसोदा को अपनाया, मगर आर्या के जन्म के वक्त जसोदा की मौत हो गई और उस दर्द में घनश्याम ने अपने ही बेटे को अपनी मोहब्बत का कातिल समझ लिया। उसने आर्या को खुद से दूर कर दिया। ये देखकर जयसिंह टूट गए। उनका इकलौता बेटा अपनी ही निशानी को ठुकरा रहा था। तब उन्होंने आर्या को अपने पास रख लिया। उन्हें अपने अंडरवर्ल्ड और गैंग की कुर्सी के लिए एक मजबूत वारिस चाहिए था। आर्या उन्हें ताकत तो मिल गया,
लेकिन वो बचपन की मोहब्बत नहीं दे सके जिसकी उसे जरूरत थी। बालदेव और जय सिंह की दुश्मनी बहुत पुरानी थी। अंडरवर्ल्ड की कुर्सी के लिए ये जंग चली आ रही थी, खून खराबे वाली जंग। उसी जंग में कब सोमिया की नजर आर्या पर पड़ी कोई नहीं जानता, लेकिन जब उसका पागलपन हद से बढ़ा तो बालदेव दुश्मनी भुलाकर आर्या और जय सिंह के सामने झुक गया। अपनी बेटी की खुशी की भीख मांगने लगा, मगर आर्या ने सोमा की मोहब्बत उसके मुंह पर ठुकरा दी। और तभी से बालदेव हर हाल में आर्या को अपनी बेटी का पति बनाना चाहता था। अब तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा। दादा की बात सुनकर रीवा वहीं फर्श पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहते हुए बोली, काश दादा उस रात आपने किसी और को उसकी मदद के लिए भेज दिया होता तो आज मुझे इतनी बड़ी मुसीबत ना झेलनी पड़ती। दादा कुछ कहने को हुए मगर रुक गए। उनकी आंखों में बहुत कुछ था जो वो दिल में दबा गए। रीवा ये ना देख सकी, लेकिन हीरा समझ गई कि दादा ने अब भी कुछ सच छुपा लिया है। वक्त बदला, शादी की तैयारियां पूरे शबाब पर थी। ब्रांडेड कंपनी से उसके लिए लहंगे मंगवाए गए थे, ऊपर से चुस्त और नीचे फैलता हुआ मोतियों और फूलों की बारीक कढ़ाई से सजा हुआ लहंगा रीवा को किसी ख्वाब सा बना रहा था। 19 साल की वह नन्ही सी दुल्हन उस वक्त सबसे खूबसूरत लग रही थी। चांद सी दमकती रंगत, हिरनी सी आंखें, हर नजर बस उसी पर टिक रही थी। दादा का हाथ थामे वो मंच तक आई और एक शानदार सोफे पर बैठ गई। सामने आर्या काले रंग के डिसेंट सूट में बैठा किसी रियासत के राजकुमार जैसा लग रहा था। लंबा कद, मजबूत शरीर, साफ रंग, घने काले बाल और उसका वह मगरूर सा अंदाज। रीवा ने उसे पहली बार इतनी गहराई से देखा। वह मुस्कुराता नहीं था, लेकिन आज उसके होठों पर एक बेहद हल्की मुस्कान आई और पल भर में गायब हो गई। कुछ ही देर में उनकी शादी होने वाली थी। बधाइयों की गूंज, तारों की छांव में विदाई, दोनों साथ खड़े इतने खूबसूरत लग रहे थे कि जैसे किस्मत ने खुद उन्हें एक प्रेम में सजा दिया हो। तभी अचानक रीवा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिर पकड़ते हुए वो गिरने लगी कि आर्या जो कब से बस उसी को देख रहा था, फुर्ती से आगे बढ़ा और उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। रीवा तुम ठीक हो? उसकी घबराई हुई आवाज रीवा के कानों में गूंज उठी। वह खुद को संभालने की कोशिश करती, उससे दूर होना चाहती थी, मगर आर्या ने बिना कुछ सोचे उसे गोद में उठा लिया। जय सिंह और मेहमान पल भर को घबरा गए, फिर आर्या को उसे उठाए देखकर हल्की मुस्कान फैल गई। मुझे लगता है रीवा बहुत थक गई हो, इसे आराम की जरूरत है, आर्या ने धीरे से दादा के कान में कहा और रीवा को गोद में उठाए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। रीवा का चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो चुका था। उसने आर्या की शर्ट पकड़कर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था और कहीं दूर अंधेरे में कोई आंखें इस खुशी को जलन से देख रही थी, जैसे ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी बल्कि अब शुरू होने वाली थी। स्क्रीन पर दोनों को शादी की बंधन में बंधता हुआ देख बालदेव और सोम्या का खून गुस्से से उबल उठा था। सोम्या ने दांत भींचते हुए जमीन पर पैर मारा और जहरीली आवाज में बोली कि ये तुमने अच्छा नहीं किया आर्या, तुम सिर्फ मेरे थे, तुम पर सिर्फ मेरा हक था। उसकी आंखें नफरत और जलन से लाल हो चुकी थी। वही बालदेव धीरे धीरे स्क्रीन की तरफ बढ़ा और ठंडी मगर खौफनाक आवाज में बोला कि अगर ये लड़की बीच में ना आई होती तो आज दुल्हन की जगह मेरी बेटी होती। मेरी बेटी की खुशियों को आग लगाने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। उसने रीवा की तरफ घूरते हुए कहा। उसने सोचा था इस शादी से पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुमने गलत लड़की से शादी करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब मैं तुम दोनों से तुम्हारी हर खुशी छीन लूंगा। उसकी आंखों में बदले की आग साफ झलक रही थी। उधर इन सब साजिशों से बेखबर आर्या रीवा को लेकर गाड़ी में बैठ चुका था। दोनों की नजरें पल भर के लिए मिली और उस एक नजर में न जाने कितनी अनकही बातें बह गई। आर्या ने बहुत अपनत्व से रीवा के पेट पर हाथ रखा और खुद से वादा किया वह अपने बच्चे को हर खुशी देगा जिसका वो हकदार है। उसे एक सुरक्षित भविष्य और सुकून भरी जिंदगी देगा। जयसिंह दूर से दोनों को देखकर तसल्ली से मुस्कुराए। उनके चेहरे पर अलग ही चमक थी। मन ही मन में उन्होंने सोचा कि बहुत जल्द उनका वारिस इस दुनिया में आने वाला है। इधर रीवा काफी देर से ड्रेसिंग रूम में थी। आर्या बाहर बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। आखिर वह दरवाजे तक आया और हल्के से आवाज दी, रीवा सब ठीक है ना? उसकी आवाज सुनते ही रीवा जैसे चौंक गई। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। चेहरे पर झिझक और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। आर्य ने ध्यान से देखा, समझ गया कि वह उलझन में है। उसने नरम आवाज में पूछा, क्या हुआ रीवा? रीवा ने सिर झुकाकर बस इतना कहा कि वह थोड़ा सा असहज महसूस कर रही है। आर्य ने बिना कोई सवाल किए उसके हाथ थाम लिए।
उसकी आंखों में भरोसा, अपनापन था। घबराओ मत, उसने बहुत सुकून से कहा, मैं यही हूँ। उस एक वाक्य ने रीवा के दिल की धड़कन को थाम लिया। वह उसके पास खड़ी रही। पहली बार उसे लगा वह अकेली नहीं है। उस कमरे में कोई शोर नहीं था, बस दो दिलों के बीच बनता हुआ एक नया रिश्ता था, जिसमें डर कम और भरोसा ज्यादा था। रीवा ने महसूस किया कि बीती रातों की उलझनें, दर्द धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि अब उसके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जो बिना किसी शोर के उसका साथ निभाने का वादा कर चुका था। बहुत मुश्किल से उसने खुद को संभाला था। अब एक बार फिर उसका आमना सामना होने वाला था, और इस बार दिल के जज्बातों को काबू में रखना उसके लिए नामुमकिन सा लग रहा था। वह जानती थी कि खुद को फिर उसी आग में झोंकना जानलेवा हो सकता है। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, प्लीज आर्या, मैंने एक बार पहले टूटकर खुद को बहुत मुश्किल से जोड़ा है। मुझे फिर उसी तकलीफ से मत मिलवाओ। इस बार मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। वह बेबसी से उसके सीने पर सिर टिकाए खड़ी थी। आर्या ने उसके बहते हुए आंसुओं को अपने गाल से छूकर पोंछा और बहुत नरमी से उसके गालों पर अपने होंठ टिका दिए, जैसे उसके दर्द पर मरहम रख रहा हो। फिर धीमी और भरोसे से भरी आवाज में बोला कि इस बार तुम्हारी मोहब्बत को संभालने के लिए मैं खुद मौजूद हूँ। अब से हर पल, हर घड़ी तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके हाथ सुकून देते हुए रीवा की पीठ पर थम गए और रीवा की सांसें तेज हो चली। वह खुद को संभालते हुए बोली कि किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आज से पहले हमारे बीच ऐसा कोई एहसास नहीं था जिसे मोहब्बत कहा जा सके। आज हम साथ हैं तो सिर्फ इस बच्चे की वजह से, नहीं तो हमारे रास्ते अलग थे। आप और मैं जमीन आसमान है। मैं आपके काबिल नहीं हूँ और आप मुझे सिर्फ मजबूरी में स्वीकार कर रहे हैं। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि आर्या ने उसे कमर से थामकर बहुत हल्के मगर दृढ़ झटके से अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला कि अगर तुमने अपने दिल के दरवाजे खोले होते तो तुम्हें दिखता ना कि आर्या तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, वरना किसी लड़की की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे करीब आ सके। उसकी आवाज में ऐसा सच था, रीवा एक पल को जम सी गई। आर्य ने आगे और कहा, तुमसे मोहब्बत उसी दिन हो गई थी जब तुम 18 साल की नासमझ सी लड़की बनकर मेरी अंधेरी दुनिया में रोशनी ढूंढती हुई घूमती थी। मेरे हर छोटे काम का ख्याल रखती थी, मुझे ढूंढती थी, मुझसे अपनी परेशानियां बांटती थी। सिर्फ तुम ही थी जो मुझे देखकर मुस्कुराती थी, और धीरे धीरे मैं तुम्हारी आदत का कैदी बन गया। जिस दिन मुझे पता चला कि मुझे नशे की दवाई दी गई है, उसी दिन मैंने दादा को फोन कर तुम्हें बुला लिया, क्योंकि मैं चाहता था मेरी कमजोरी की साथी तुम बनो। जब इस दिल ने तुमसे मोहब्बत की है तो मेरे जज्बातों की उम्मीद कोई और कैसे बनता। मेरे जहर का इलाज सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत थी। रीवा, तुमने मेरी मोहब्बत की लाज रखी, मेरी जान बचाई, और उसी पल मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और प्यार गहरा हो गया। मैं दादा से बात करना चाहता था, लेकिन उससे पहले बालदेव और सोमिया को उनके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी था। बदकिस्मती से वे भाग निकले और उन्हें ढूंढने में मुझे 2 महीने लग गए। उनके हर अड्डे को मिटा दिया गया, और जब मैं लौटा तो मुझे वो खबर मिली जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तुम प्रेग्नेंट हो। बताओ, मैं तुम्हें खुद से कैसे दूर जाने देता। आर्या के एक एक शब्द रीवा पर पहाड़ की तरह टूट रहे थे। वह उसे विश्वास और भावनाओं से भरी आंखों से देखती रही। इतने बड़े सच इसने इतने समय तक छिपाए रखे थे। वह जैसे ठिठक गई। तभी आर्या के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान उभरी। उसने बहुत सुकून से रीवा को अपनी बाहों में भर लिया। उस पल शब्दों की जरूरत नहीं रही, बस दिलों की धड़कनें एक दूसरे से बात कर रही थी। उस रात उसने रीवा को किसी जुनून से नहीं, बल्कि अपने पूरे अपनत्व और प्यार की गर्माहट से ढक लिया, जैसे कह रहा हो कि अब वो अकेली नहीं। पूरी रात वह उसकी बाहों में सुकून से भीगी रही। आर्या पूरी होश में होते हुए भी अपनी मोहब्बत के नशे में डूबा रहा। उसकी दीवानगी और चाहत ने रीवा को डरा भी दिया और भरपूर अपनापन भी दिया। थक कर वह उसके सीने पर सिर रखकर सो गई, आंखें मूंद ली। वक्त यूं ही गुजरता गया। 6 साल बाद उसी घर के आंगन में एक नन्हा सा बच्चा हंसता खेलता बाहर भागा और खुशी से चिल्लाया, पापा आ गए, पापा आ गए। आपने अपना वादा पूरा किया, यानी आज का पूरा दिन आप मेरे और मम्मी के साथ रहोगे। बच्चे ने उत्सव से कहा तो आर्या झुककर मुस्कुराया, उसे प्यार से गोद में उठाया और माथे को चूम लिया। बिल्कुल, आज का दिन सिर्फ तुम दोनों का है। मेरी स्वीट हार्ट पत्नी से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं। आज हम खूब एंजॉय करेंगे। उसने बच्चों जैसी शरारत के साथ जवाब दिया
और फिर इधर उधर देखते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, मेरा दिल कहाँ है। ये सुनते ही प्रत्युष हंस पड़ा और किचन की तरफ इशारा कर दिया। आर्या की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, तुम यहाँ खेलो, मैं अपने छोटे से दिल से मिलकर आता हूँ। ये कहकर वह अंदर बढ़ा जहाँ उसकी जिंदगी खड़ी थी। लाल सिफोन साड़ी में रीवा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लंबे बाल हल्के बिखरे हुए थे, भूरी आंखों में सुकून और चमक साथ साथ झलक रही थी। वह काउंटर पर काम में मगन थी कि पीछे से आर्या ने शरारत भरे अंदाज में उसे अपनी बाहों में भर लिया। अरे बाप, कब आए? वह चौंक कर पलटी। दोनों की नजरें मिली और एक पल के लिए समय ठहर सा गया। 6 सालों में वे और भी ज्यादा एक दूसरे के हो गए थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि उनका एक शरारती सा बेटा भी है। तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए खुद ही चला आया। आर्या ने उसके हाथ अपने सीने पर रखे और हल्की मुस्कान के साथ कहा। तभी सामने से प्रत्युष आता दिखा तो रीवा झेप गई और फुसफुसाकर बोली, बेटा घर पर है, थोड़ी तो शर्म करो। आर्या हंस पड़ा। ये शर्म मुझे मत सिखाओ, मैं अपनी पत्नी से प्यार के मामले में बहुत गंभीर हूँ। लेकिन अगले ही पल दोनों हंस पड़े। माहौल में अपनापन और हल्की सी शरारत घुल गई। तभी आर्या का फोन बज उठा और वह पल भर को असल दुनिया में लौट आया। उसने कॉल सुनी और सुकून से मुस्कुराया। काम पूरा हो गया है, बालदेव के सारे अड्डों की जानकारी और सबूत एजेंसी को दे दिए गए हैं। अब उसका खेल खत्म। ये सुनकर आर्या ने आंखें बंद की और धीमी आवाज में कहा, यही उसका अंजाम होना था। धन्यवाद दोस्त। फोन रखते ही उसने रीवा को थाम दिया, जैसे कहना चाहता हो कि अब सब कुछ पीछे छूट चुका है। तभी पीछे से प्रत्युष दौड़ता हुआ आ गया और पापा पापा कहकर दोनों के बीच कूद पड़ा। हंसी से कमरा भर गया। आर्या और रीवा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें पता था कि अभी ये पल सिर्फ परिवार का है और उनकी मोहब्बत के बिना किसी जल्दबाजी के सुकून के साथ वहीं ठहर गए। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।